और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर प्रवासी महिला की बस में डिलीवरी हुई। प्रवासी महिला ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। डिलीवरी के बाद दोनों बच्चों की मौत हो गई। हापुड़ से पश्चिम बंगाल जा रही थी ये महिला। तो बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर प्रवासी महिला की बस में ही डिलीवरी हो गई। जुड़वा बच्चों को महिला ने जन्म दिया था, लेकिन बच्चों की मौत हो गई। और हापुड़ से ये महिला बस में सवार होकर जा रही थी। पश्चिम बंगाल के लिए इन लोगों को रवाना किया गया था, लेकिन बस में ही डिलीवरी हो गई। जुड़वा बच्चों को महिला ने जन्म दिया, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो गई। हापुड़ से पश्चिम बंगाल ये महिला जा रही थी। तो प्रवासी मजदूरों को लगातार उनके घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है, किसी को ट्रेन से, किसी को बस से। और बरेली से भी ये घटना, ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर हापुड़ से प्रवासी मजदूरों को बस लेकर जा रही थी पश्चिम बंगाल, लेकिन बरेली में एक महिला ने बस में ही बच्चों को जन्म दिया। हालांकि दोनों बच्चों की मौत हो गई। जुड़वा बच्चों ने एक को जन्म दिया था। हापुड़ से पश्चिम बंगाल ये महिला जा रही थी। हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, क्या जानकारी है? देखिए, ये महिला रात में हापुड़ से जा रही थी। रात में ये लोग हापुड़ से सवार हुए थे बस में देर शाम को, और उसके बाद सुबह 4 बजे के करीब जैसे ही बस बरेली में बिथरी इलाके में नेशनल हाईवे 24 पर पहुंची, तो महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। और एकदम से जब तक डॉक्टरों को फोन किया गया, डॉक्टर की टीम पहुंची, उससे पहले उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिससे दोनों बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। 6 महीने के बच्चे थे, जिस वजह से दोनों बच्चों की वहीं मौके पर ही डेथ हो गई है। जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। जो उनके माँ बाप थे, उनको काफी इस बात का दुख हुआ। और जो एम्बुलेंस है उसके माध्यम से फिर इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ जिला अस्पताल में अब कोविड-19 इसका टेस्ट होगा महिला का, और टेस्ट की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही अब महिला को जाने की अनुमति मिलेगी। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो फिर नहीं जाने दिया जाएगा, और रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो सरकारी एम्बुलेंस से इसे इसके घर पश्चिम बंगाल भिजवाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि ये लोग पिछले 2 महीने से ये लगातार ट्राई कर रहे थे। नितिन, जो इनका पति है, सरकारी आवेदन किया था कि इनको पश्चिम बंगाल भिजवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जिसके बाद इन लोगों ने निजी बस की थी, जिसमें 40 लोग सवार थे, और निजी बस से ये लोग पश्चिम बंगाल जा रहे थे। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को लिए। मायावती का भाजपा कांग्रेस पर हमला सामने आया है। प्रवासी मजदूरों की बदहाली को लेकर उन्होंने हमला किया है। प्रवासियों पर सियासत करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस ने प्रवासियों का ध्यान नहीं रखा, वो प्रवासियों का ध्यान रखें। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सियासत जारी है। हालांकि मायावती लगातार 2 बार कांग्रेस को घेरकर खुद कटघरे में आ गई थी। अब उन्होंने एक नया बयान जारी किया और इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों को घेरा है। मायावती ने केंद्र और राज्य सरकारों को प्रवासियों पर सियासत न करने की नसीहत दी है। मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा शासित राज्य सरकारें प्रवासियों को लेकर राजनीति कर रही हैं और उन पर ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से भूखों मरने की मजबूरी के बाद वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। ऐसे हालात में सियासत की जगह राज्य सरकारें प्रवासियों को रोजी रोटी की व्यवस्था करें। और कोविड अस्पतालों को लेकर यूपी स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आदेश जारी हुए हैं। आदेशों के मुताबिक अब कोविड अस्पतालों में मरीजों को मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। यूपी के डीजी मेडिकल के गुप्ता ने कोरोना के मरीजों को मोबाइल साथ ले जाने पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अधिकारियों को पत्र भी लिखा गया। बता दें कि के गुप्ता ही वो अधिकारी हैं जिन्होंने प्रदेश में पीपीई किट की गड़बड़ियां होने की शिकायत की थी और इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई थी। L2, L3 अस्पताल में मरीजों के मोबाइल पर बैन लगने के पीछे संक्रमण के बढ़ते खतरे को बताया गया है, लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर मुखर हो गया है। भाजपा सरकार पर अखिलेश का हमला हुआ है। उन्होंने सियासी हमला बोला। क्वारंटीन में मोबाइल बैन करने पर बोले कि मोबाइल से संक्रमण तो पूरे देश में फोन बंद कर दें। अस्पतालों की हालत छिपाने के लिए पाबंदी लगाई जा रही है। मोबाइल पर पाबंदी नहीं, सैनिटाइजेशन की जरूरत है। तो ये अखिलेश यादव का ट्वीट है, देखिए। उन्होंने लिखा कि अगर मोबाइल से संक्रमण फैलता है तो आइसोलेशन वार्ड के साथ पूरे देश में इसे लागू किया जाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए।
यही तो अकेले में मानसिक सहारा बनता है। वस्तुतः अस्पतालों में जो बदहाली है उसे छिपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो देखिए, पहला वो आदेश और दूसरा वो ट्वीट। और पहला आदेश जो है उसके मुताबिक इंचार्ज के पास फ़ोन रखा जाएगा, वो इस्तेमाल करेंगे। वहीं दूसरी तस्वीर, अखिलेश यादव ने साफ तौर से कहा है कि ये कोविड अस्पतालों की बदहाली को छिपाने के लिए फैसला लाया गया है। हालांकि जितने भी विपक्षी दल हैं सभी इसका विरोध कर रहे हैं। तो नोएडा एक्सप्रेसवे थाना एरिया में सेक्टर 132 स्थित जेबीएम ग्लोबल स्कूल में भीषण आग लग गई। ये आग स्कूल की तीसरी मंजिल पर स्थित लेबोरेटरी में लगी थी। आग लगने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ियों ने घंटों की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन काफी सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग के कारणों की जांच की जा रही है। तो ये नोएडा के सेक्टर 132 के जेबीएम ग्लोबल स्कूल की है, जहां पर तीसरे मंजिल में आग लगी थी लेबोरेटरी में। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पिछले 3 दिनों से गर्मी और लू के थपेड़ों ने आम जनजीवन को काफी प्रभावित किया है। तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 3-4 दिनों में इसी तरह के लू के थपेड़े परेशान करते रहेंगे। पहले लॉकडाउन ने लोगों को घरों में कैद रहने पर मजबूर कर दिया, तो अब गर्मी जो है वो कहर ढा रही है। अगर राजधानी लखनऊ और उत्तर प्रदेश की बात करें तो पिछले 2 दिनों से पारा जो है वो काफ़ी चढ़ गया है। तापमान कल की अगर बात करें तो वो लखनऊ में 44 डिग्री तक जा पहुंचा था, और आज के अगर तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक जाने का अनुमान है। बीते साल भी अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक गया था। न्यूनतम तापमान ज़रूर 28 डिग्री के आसपास रहेगा। ये हजरतगंज चौराहे का नज़ारा है, और आप देखिए किस तरीके से, हालांकि लॉकडाउन भी चल रहा है, संडे भी है, लोग कम निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद गर्मी ने कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशान किया है। जो भी लोग जा रहे हैं वो आप देखिए गर्मी से बचाव का इंतज़ाम कैसे किया हुआ। आप ये देखिए, एक इधर आपको अगर दिखाएं तो ये एक फल वाला है, और वो कैसे उसने इंतज़ाम किया है गर्मी से खुद को बचाने के लिए। साफ तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि दरअसल ये जो गर्मी बढ़ी है, जो प्री मानसून एक्टिविटी पहले हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। पश्चिमी हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान से, राजस्थान से, और दूसरी जो एक बड़ी वजह है कि जो थोड़ी बारिश हो रही थी वो अब एक्टिविटी नहीं हो रही है, बारिश नहीं हो रही है, इसलिए मौसम पूरी तरह से शुष्क बना हुआ है। क्यों, गर्मियाँ बहुत बढ़ गई है? गर्मी से परेशान हो? बहुत परेशान भाई। लेकिन तुमने इंतजाम भी करके रखा है गर्मी से बचने का, तो भी कोई दिक्कत नहीं हो पा रही है। हाँ? कोई नहीं फर्क पड़ रहा, बहुत गर्म लग रही है। बहुत गर्मी है। तो देखिए बहुत गर्मी है, और मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि 27 मई तक इसी तरह का जो तापमान है वो बना रहेगा। 28 मई के बाद से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, और तब लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। जो पारा है वो तब 40 डिग्री या उससे थोड़ा सा नीचे पहुंचेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल 27 मई तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। कोरोना के खौफ के बीच संगम नगरी प्रयागराज में जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तापमान 42 डिग्री यहां पर भी पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से रात में भी लोगों को चैन नहीं मिल रहा। ऐसे में तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। तपन से बचने के लिए केवल जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं। कोरोना की महामारी के बीच संगम नगरी प्रयागराज में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है। यहाँ तापमान 42 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया है, तो साथ ही उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। लॉकडाउन की वजह से प्रयागराज में इन दिनों वैसे भी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहता है, लेकिन ज़बरदस्त गर्मी ने इस सन्नाटे को और बढ़ा दिया है। ज़्यादातर लोग बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। जो लोग बाहर निकलते हैं वो भी पूरी तरह से एहतियात बरतते हैं। पानी की बोतल साथ लेकर चलते हैं, अपने सिर और चेहरे को गमछे से ढके रहते हैं,
तमाम लोग हीट स्ट्रोक का शिकार हो रहे हैं। सरकारी और ज़्यादातर प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी इन दिनों बंद है। साथ कहा जा सकता है कि ओपीडी बंद होने की वजह से जो लोग गर्मी से बीमार हो रहे हैं उन्हें खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में हमने देखा था जब सड़कों पर वाहन नहीं चल रहे थे तब तापमान सामान्य से काफ़ी कम रहता था, लेकिन जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट मिलना शुरू हुई है, सड़कों पर वाहन चलना शुरू हुए हैं, एयर कंडीशन चलने लगे हैं, आप देख सकते हैं कि तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस में। दोपहर का वक्त है लेकिन सड़कों पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफ़ी है कि आसमान से बरस रही आग लोगों को किस तरह से बेचैन कर रही है। अगर सरकारी इंतज़ामों की बात करें तो प्रशासन की तरफ से जगह जगह पानी के टैंकर लगा दिए गए हैं ताकि गर्मी से बेहाल लोग, खासकर जो प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें रास्ते में कम से कम पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत ना हो। वैसे मौसम के जानकारों की माने तो प्रयागराज के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है और आने वाले दिनों में तापमान लगातार बढ़ता चला जाएगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चौथे लॉकडाउन में लोगों को थोड़ी रियायत ज़रूर मिल गई है, लेकिन कोरोना की महामारी और बढ़ते तापमान से लोगों को फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है और लोगों को कोरोना और गर्मी के कहर के साथ ही जीना होगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। गाजियाबाद में आज सुबह से गर्म हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया है। भीषण गर्मी की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। इस जगह हम खड़े हैं, ये हमेशा चाहे कोई मौसम हो, कोई समय हो, गुले गुलजार रहता था। यहाँ रौनक रहती थी, गाड़ियों की काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही कोई वाहन यहाँ से आ जा रहा है। कल 42 डिग्री तापमान था और आज जब तापमान 38 डिग्री तक पहुँच गया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज तापमान अपने रिकॉर्ड तोड़ सकता है, क्योंकि कल दोपहर में, भरी दोपहरी में जब तापमान 42 डिग्री था और आज तापमान 38 डिग्री हो गया है। गाजियाबाद से विपिन तोमर, एबीपी गंगा। और आगरा में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। रेप पीड़िता पर समझौते के लिए दबाव बनाए जाने की खबर दिखाए जाने के बाद अब एसआईटी का गठन किया गया है। एक हफ्ते में एसआईटी एसएसपी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके अलावा रेप पीड़िता के परिवार को सुरक्षा भी मुहैया करा दी गई है। आपको बता दें कि रेप पीड़िता ने पूर्व सांसद और इलाके के राजा रिदमन सिंह के समझौते का दबाव डालने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर बीते 20 मार्च को गांव में लॉकडाउन के बीच पंचायत बुलाई गई, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है और कई गंभीर सवाल भी उठे थे। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर भदोही से है, जहां दबंगों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीटा। जमीन विवाद में पूरे परिवार की पिटाई की। सोशल मीडिया पर गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है और आई कोतवाली के खेतलपुर गांव का मामला है। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। तो देखिए किस तरीके से एक बुजुर्ग को पीटा गया। मामूली विवाद था लेकिन बुरी तरीके से पिटाई गई बुजुर्ग की, जिनको गंभीर हालत में वाराणसी रेफर किया गया है। तो ये भदोही की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के खून के प्यासे लोग हो गए और एक बुजुर्ग को बहुत बुरी तरीके से इन लोगों ने लाठियों से पीटा। हालांकि इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच की बात कह रही है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई। हरदोई में आरएसएस नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। शादी से इनकार करने पर आरोपी नेता ने पिता पुत्र को बंधक बना लिया और उनके साथ बदसलूकी की। आरोप है कि आरएसएस नेता ने शादी से इनकार करने पर पिता पुत्र के कपड़े उतरवाए और उन्हें मुर्गा बना दिया, जिसके अलावा बदसलूकी का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस से की है, जिस पर पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है।
तो देखिए, शादी का ये पूरा मामला था, लेकिन जब शादी का जो संबंध थे वो उससे इनकार किया गया, तब ये स्थिति हो गई। और देखिए, कुछ लोग लाइव भी कर रहे थे, आप इसमें सुन सकते हैं कि लाइव करने से मना किया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो को बनाया गया और इसको वायरल कर दिया गया। लखीमपुर जनपद के पलिया कला से कुछ लोग यहाँ आए थे, जिनकी बेटे की शादी का प्रकरण यहाँ तय हुआ था और कैंसिल होने के बाद आज उनका लेन देन हो रहा था। उसी बीच में पूर्व में भी इनकी शादी तय हुई थी यहाँ ही किसी दूसरे मंडी के आड़ती के बेटी से। उसी में मारपीट हुई है और संबंध में कुछ लोग यहाँ कोतवाली पर मौजूद हैं जो तहरीर देंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे। मारपीट के कुछ वीडियो भी सर सामने आए हैं हमारा, अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं, होंगे तो उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। अमेजन प्राइम पर रिलीज हुई वेब सीरीज पाताल लोक लगातार विवादों में घिरती जा रही है। सीरीज में गोरखा समाज को लेकर उठाई गई आपत्ति के बाद अब गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज के निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लोनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया और नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक उनकी असली तस्वीर में उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ थे, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके सीएम योगी की जगह कलाकार का फोटो लगा दिया गया। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किए हैं। विवादों में घिरने वाली वेब सीरीज पाताल लोक अकेली नहीं है, इससे पहले भी सेक्रेट गेम्स को लेकर भी विवाद हुआ था और अब नेटफ्लिक्स पर लॉन्च होने वाली वीरदास की वेब सीरीज हसमुख भी विवादों में फंसती नजर आ रही है। इसका प्रसारण रोकने की मांग की गई। ऐसे में सवाल है कि किसी भी विषय पर बनाई जाने वाली ये फिल्में क्या उससे जुड़े विषय और कैरेक्टर पर रिसर्च किए बिना बन रही हैं। यहाँ पर विवादों के जरिए सुर्खियां पाने का ये एक तरीका बन गया है। तो उन्होंने हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है, जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं। और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। और बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर सड़क हादसे में एक मौत हुई है। ट्रक और लोडर की भीषण टक्कर हो गई। लोडर के ड्राइवर को निकालने में काफी दिक्कतें हुई। हादसा इतना जबरदस्त था कि जो ट्रक का ड्राइवर था वो अंदर ही फंस गया था। ट्रक का चालक जो है वो मौके से फरार हो गया। NH2 पर कोसी कला इलाके में यह हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रक और लोडर की भीषण भिड़ंत हुई। बड़ी खबर गाजीपुर से भी है, जहां पर जिला जेल से फरार हुए 2 कैदियों के फरार होने से जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। DIG जेल छानबीन करने पहुंचे जेल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश करता रहा। बंदियों के मिलान में कैदी फरार होने का यह खुलासा हुआ है। तो गाजीपुर जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए और जब बंदियों का मिलान किया जा रहा था तब पता चला कि 2 कैदी कम हैं। प्रशासन में भड़कंप। इस खबर के बाद DIG जेल खुद छानबीन करने के लिए जेल पहुंचे। जेल प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश हालांकि कर रहा था, लेकिन बात खुल गई। बंदियों के मिलान में कैदी फरार होने का खुलासा हुआ। अब इन कैदियों की तलाश की जा रही है। गाजीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जिला जेल से 2 कैदी फरार हो गए।
और एबीपी गंगा संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आ रही है, ये तो गजब की लापरवाही है कि जब मिलान होता है तब पता चलता है कि 2 कैदी कम हैं। ये कैसे फरार हुए? जी, ये पूरा मामला का अगर हम बात करें तो ये मामला जो है कल शाम की है, जब जिला जेल प्रशासन जो है खाने के लिए कैदियों की संख्या की मिलान करने लगा, तब उस समय जो है 2 कैदियों की संख्या कम आई और उसके बाद जो है जेल प्रशासन ने उनकी तलाश शुरू की। लेकिन इस पूरे मामले को मीडिया से जो है पूरी तरह से बचाए हुए रखा। मीडिया को जानकारी इसकी तब हुई जब आज डीआईजी जेल जो है जेल का निरीक्षण करने पहुंचे और इसकी जांच करने के लिए पहुंचे, तब मीडिया को जानकारी हुई। तब पता चला कि ये दोनों आरोपी पॉक्सो एक्ट में निरुद्ध थे और ये गाजीपुर के खानपुर थाना अंतर्गत से जो करीब 2 या 3 महीने पहले जो है जिला जेल में बिल्कुल, लेकिन ये बड़ी लापरवाही। शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।